तो आज की क्लास में हम क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी की विज्ञान जिसका नाम है जिज्ञासा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम आपको बता दें पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसके 2 पार्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आज है हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सुनेंगे और फिर उसके बाद में सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये है हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है जीव जगत में विज्ञान। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने ये सारा सब कुछ जो है पिछले 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया है। आज हमें यहाँ से पढ़ाना है 2.2.2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो हेडिंग दी गई है वहां पे बोल रहे हैं ये जंतुओं के समूह कैसे बनाए। ठीक है, अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने ये जो हमारे पेड़ पौधे पत्ती जो होते हैं इनकी जड़ कैसी होती है, इनके बीज कैसे होते हैं, इनकी पत्तियों में सिरा विन्यास कैसा होता है, ये वृक्ष हमारे कैसे होते हैं, शाख क्या होता है, ये सारी चीजें जो है वो हमने देखी थी, अच्छे से समझी थी। अब हम जंतुओं के बारे में देखेंगे, जंतुओं का कैसा समूह बनाया जाता है। इन्होंने कहा है पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। मतलब हमने देखे कि हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या कभी कभी आपने सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं। तो भाई पौधों के समूह जो है वो हमने बनाना सीख लिया। अब हम देखेंगे भाई जंतुओं के हमारे इतने प्रकार के जंतु होते हैं उनके हम समूह कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आगे लिख रहे हैं आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग करके इनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। भाई हम अगर किसी चीज का समूह बना रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, उनकी कुछ खास विशेषताएं, कुछ उनके खास गुण देखेंगे, तब जाके हम उन्हीं के आधार पर हम उनके समूह बना सकते हैं। ये कह रहे हैं आपने पहले ही क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए हैं। तो हमने 2.3 में ऑलरेडी पढ़ के रखा है कि जंतुएं जो होते हैं उनकी क्या खासियत होती है, ये चीजें जो है हमने इसी चैप्टर में शुरुआत में पढ़ी थी। फिर ये कह रहे हैं इनमें से कुछ पर विस्तार में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो कुछ अब हम क्या करेंगे, उन पर विस्तार में चर्चा यहाँ पे हम करने वाले हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्रियाकलाप कौन सा दिया है, 2.9 दिया गया है। ठीक है, क्रियाकलाप 2.9 जहां पे इन्होंने बोला है कि आइए पता लगाएं। अब पता क्या लगाना है, इन्होंने कहा है आपने क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतुओं की गति को अंकित किया है। आपने संभवतः यह भी देखा होगा कि अन्य जंतु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था कि खरगोश कैसे चलता है, कछुआ कैसे चलता है, बाकी जो हमारी चींटी जो है वो कैसे चलती है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कैसे करते हैं ये हमने देखा था। सर्प है, ये सारी चीजें हमने देखी थी, वो कैसे चलता है, सर्प के पैर भी नहीं होते फिर भी वो कैसे चलता है, केचुए के पैर नहीं होते फिर भी वो चलता है। तो ये सारी चीजें जो हमने शॉर्ट में देखी थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं आइए जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करें। चित्र 2.7 में अनेक जीव जंतुओं को दिखाया गया है। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखे गए अन्य जंतुओं को भी इसमें जोड़कर विविध प्रकार के जीव जंतुओं पर एक पोस्टर बना सकते हैं। चित्र 2.7 को देखकर यह बताने का प्रयास करें कि जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है। मतलब गति के लिए, मतलब उसके चलने डलने के लिए। ठीक है, उसमें जो भी गतियां हो रही हैं उसके लिए उनके अंदर क्या खूबियां होती हैं, क्या चीजें होती हैं, वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक तितली है, चींटी है, केचुआ है, ये हमारे पक्षी हैं। ये इस तरीके से इसको वैसे तो बेन कहते हैं, ठीक है, कन खजूरा भी कहते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट में जरूर बताइएगा। ये हमारे कुछ पक्षी हैं, यहाँ पे कछुआ है, खरगोश है, गाय है, ठीक है, और ये हमारा मेढक है, ये मछली है, ये सांप है, ये हमारे कुछ वो क्या बोलते हैं बतख हैं। इस तरीके से कुछ जानवर जो है वो हमको यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो जंतु में विविधता, अब विविधता की बात करते हैं तो यहाँ पे विविधता क्या है, जैसे कि गाय जमीन पे रहती है, चींटी जमीन में
पे रहती है, वर्म जो है जमीन के अंदर रहता है, ये वाला कीड़ा जो है ये भी जमीन के अंदर रहता है, पक्षी जो है आसमान में उड़ते हैं, और कछुआ जो है जमीन पे है, मेढक जो है यहाँ पे पानी पानी में दिखाया गया है, मेढक जो है दोनों जगह पे रह सकता है, कछुआ भी दोनों जगह पे रह सकता है, सांप यहाँ पे दिखाया गया है जो जमीन पे है, कुछ सांप हमारे ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर भी, हर सांप ऐसा नहीं कर पाता है, कुछ जो होते हैं जो मतलब जो पानी वाला भी सांप होता है, ठीक है, सुना है पानी वाला सांप जहरीला नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट मत करना। और यहाँ पे मछली जो है पानी में रहती है, ये जो हमारी तितली है ये फूलों पे रहती है, मतलब सबका अपना अपना एक स्थान जो है वो डिवाइड है, कौन कहाँ रहता है, यही समझ लो इनकी विविधता है, ठीक है। आखिर और भी विविधताएं हैं जिनको हम देखेंगे। इन्होंने कहा है इन जंतुओं को तालिका 2.5 में सूचीबद्ध करें, इन जंतुओं में गति करने के तरीके देखें, उनके चलने के लिए उपयोग किए जाने वाले शरीर के अंगों के नाम बताने हैं, और कुछ उदाहरण जो है वो हमको ऑलरेडी दिए गए हैं, तो हम तालिका जो है वो उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो तालिका हमारी कहाँ है, ये रही हमारी तालिका। तो इस तालिका में क्या दिया गया है, इस तालिका में साफ साफ लिखा हुआ है जंतुओं की गति और उनकी गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग, ठीक है, हमें उनकी गति बतानी है और गति का मतलब प्रकार बताना है, और वो जो गति कर रहे हैं वो किस अंग से कर रहे हैं। जैसे चींटी की बात करते हैं तो चींटी जो है वो क्या करती है, चलती है ना, कूदती थोड़ी ना है, ठीक है, चींटी जो है वो चलती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चलना। और किससे चलती है, टांगों से चलती है। बकरी की बात करते हैं तो बकरी कूदती भी है और चलती भी है, तो यहाँ पे दोनों चीजें लिखी हैं, किससे करती है ये काम, टांगों से करती है। कबूतर जो है वो क्या करता है, उड़ता है, और उड़ता किससे है, पंखों से है। मक्खी की बात करते हैं तो मक्खी जो है चलती भी है उड़ती भी है, किससे, भाई उड़ेगी पंख से और चलेगी पैरों से। मछली की बात करते हैं वो क्या करती है, तैरती है, ठीक है, क्या करती है, तैरती है, किससे, पंखों से, उसके जो फिन्स वगैरह बने होते हैं उससे वो करती है ये काम। फिर अन्य यहाँ पे जैसे कि हमारे पास अन्य दिया गया है, और हम यहाँ पे यहाँ से ले लेते हैं, कछुए की बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कछुआ, ठीक है, कछुआ जो है वो चलता है, उड़ता थोड़ी ना है, ठीक है, चलता है, और ये इसके चलता भी है और क्या तैर भी लेता है, हमारा कछुआ जो है वो तैरता भी है, चलने के साथ साथ तैरता भी है। तो ये जो दोनों काम जो होते हैं अपने पैरों से करते हैं, और पैर जो होते हैं उसके इस तरीके से होते हैं, सही से हम आपको दिखा देते हैं। कछुए के पैर जो होते हैं, जैसे कि ये इसकी उंगलियां हो गई कछुए की, ठीक है, ये कछुए की ये पैर हो गए। अब इन पैरों में इस तरीके से जाली बनी होती है जिससे वो तैरने का भी काम कर लेता है, ठीक है। तो इनके पैर हाथ जो भी समझो, इनमें इस तरीके से जाली बनी होती है, जिस ऐसे ही सेम किसमें होता है, मेंढक में भी होता है, किसमें होता है, मेढक में भी होता है। तो चाहे तो यहाँ पर आप मेढक भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मेढक भी लिख सकते हो, मेढक का भी सेम यही काम होता है, और ये काम भी वो अपने पैरों से करते हैं, इसके लिए उसके अलग से पंख नहीं होते हैं, उनके पाद 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 जाल इसको बोला जाता है, पैरों में इस तरीके से जाल बने होते हैं जैसे वो तैर भी सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने कहा तालिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो भाई निष्कर्ष हमने निकाल लिया है, ठीक है। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है, तो बिल्कुल सही बात है, अलग अलग जंतु अलग अलग गति उनकी। जंतु जो होते हैं उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद या फांद सकते हैं, ठीक है। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। कोई किसी चीज का उपयोग कर रहा है, कोई किसी चीज का, जैसे पक्षी है पंखों का उपयोग करते हैं, मनुष्य जो है पैरों का उपयोग करता है, जानवर भी पैरों का उपयोग करते हैं। ऐसी उनकी खासियत उनके अंगों से ही डिसाइड हो जाती है कि वो क्या कर रहे हैं, किस चीज का उपयोग करके एक गति कर रहे हैं। इनके पास पंख, पैर, दूसरे अंग हो सकते हैं जो इन्हें चलने में सहायता करते हैं, ठीक है। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना। तो हमने पहचान लिया है ना, कौन सा जंतु क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, और
किसकी सहायता से चल रहा है, उनके शरीर में क्या खासियत थी जिससे वो इसका यूज कर रहा है, ये चीजें हमने देखी ना। अब ये करें हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूहों में कैसे बांट सकते हैं। इनके अतिरिक्त अनेक जंतु आकृति, आकार, संरचना, रंग एवं अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। मतलब अब हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी गति के हिसाब से ही हम उनको बांटे, उनका समूह बनाए, तो कुछ उनकी और भी विशेषताएं हो सकती हैं जिससे हम उनका समूह बना सकते हैं। पौधों की भांति ही जंतुओं के समूह बनाना उनकी विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हमने एक विविधता देखी थी पौधों में, वैसे हम विविधता जंतुओं में भी देखते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ उनके चलने का ही तरीका अलग है, बहुत सारी ऐसी खासियत हो सकती है जो अन्यों से भिन्न होती हैं। जैसे जानवर जो होते हैं, जानवरों की पूंछ होती है, इंसान की पूंछ नहीं होती है, ठीक है। कुछ हमारे कीट पतंग होते हैं जिनमें पूंछ नहीं होती है, कुछ कीट पतंग होते हैं जिनमें पंख होते हैं, जिनमें नहीं होते हैं। जैसे चींटे होते हैं, कुछ चींटे ऐसे होते हैं जो उड़ने वाले होते हैं, कुछ चींटे ऐसे होते हैं जिन जो उड़ते नहीं है। तो उनकी खासियत भी जैसे आए तो वो चींटे की कैटेगरी है, चींटी की कैटेगरी में है, पर कुछ उड़ने वाले हैं, कुछ उड़ने वाले नहीं है। अब जो उड़ने वाले हैं तो उनको हम पक्षी थोड़ी ना बोल देंगे, वो कीड़े की ही उसमें समूह में आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं वैज्ञानिक से परिचय। तो यहाँ पे हमारी कुछ वैज्ञानिक दिखाई गई हैं, ठीक है। अब आपको देख के पता ही चल रहा होगा ये जो वैज्ञानिक है वो इंडियन हमारी वैज्ञानिक है जिनका नाम है जानकी अम्माल। कौन है ये? जानकी अम्माल है इनका नाम। इनका जन्म हुआ था 1897 में और मृत्यु हुई है 1984 में। काफी साल जी गई है ये, ठीक है। एक भारतीय वनस्पति शास्त्री हैं। ये कौन है? वनस्पति शास्त्री हैं जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। तो इन्होंने क्या किस संबंध में कार्य किए हैं? तो इन्होंने पर्यावरण में कार्य किए हैं और वनस्पति मतलब पेड़ पौधों में इनकी खास पकड़ थी। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता की, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? भारत की जो पौधे की समृद्ध जैव विविधता थी, मतलब हमारे भारत में अलग अलग तरीके, जैव विविधता का मतलब है कि अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रजातियों के जो हमारे पौधे हैं, ठीक है, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, ये उन्होंने यहाँ पे उसके लिए इन्होंने काम किया था, ठीक है। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका मतलब निभाई थी। ये जो हमारी है साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया था? एक आंदोलन चला था जिसका नाम था साइलेंट वैली बचाओ, ठीक है। एक वैली है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते थे, ठीक है। और पेड़ जो है जंगल वगैरह कटने शुरू हो गए थे, तो इन्होंने उसको, उन प्रजातियों को बचाने के लिए, उन पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए ही साइलेंट वैली बचाओ को आंदोलन में मेन भूमिका निभाई थी। भारतीय वनस्पति संरक्षण प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में पौधों, अरे रुक जाओ माता, तो सॉरी भाई, मेरी छोटी सी भतीजी है, वो आई थी पैकेट लेके, बुआ कह रही बुआ खोल दो, बुआ खोल दो, तो वही पैकेट खोलने लग रहे थे। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? भारतीय वनस्पति संरक्षण प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की। तो उन्होंने एक क्या किया है? वनस्पति सर्वेक्षण एक थी संस्था, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की प्रमुख रही हैं, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो, वहां पे उन्होंने पेड़ पौधे से लेकर कई सारे काम जो है उन्होंने किए हैं, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। ये हो गया फिर हमारा, इनके बारे में हमने देख लिया। अब हम जान लेते हैं कि भाई साइलेंट वैली आखिर है क्या। आपके दिमाग में चल रहा होगा साइलेंट वैली है क्या। तो सफलता की कहानी हमारा टाइटल है और यहाँ पे लिखा है साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, ठीक है। अब इस आंदोलन में था क्या? ये जो साइलेंट वैली आंदोलन हुआ था वो केरल में पालक्काड, ठीक है, केरल में पालक्काड जनपद के एक जंगल की वास्तविक कहानी है।
ठीक है, कहाँ की है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल में पालक्काड़ जनपद में ये कहानी हुई थी। ठीक है, या अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन चला था, यहाँ पे किस वृक्ष को बचाने की बात की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सदाबहार के यहाँ पे जंगल थे, आर्द्र सदाबहार के जंगल थे। ठीक है, और उनकी जो विविधता थी यहाँ पे उन उसको बचाने, उसको संरक्षित करने के लिए ही ये आंदोलन जो है वो चलाया गया था। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ सदाबहार ही था, और भी थे वृक्ष, इसीलिए यहाँ पे लिखा है जैव विविधता लिखा वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो मेन जो जंगल था वो सदाबहार का ही, आर्द्र सदाबहार का जंगल था। फिर यहाँ पे लिखा है प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आम जनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। मतलब ये जो आंदोलन चलाया गया था इसका प्रमुख, इसकी जो प्रमुख थी वो हमारी जानकी अम्माल तो थी ही, लेकिन ये जो आंदोलन चलाया गया था वो आसपास के रहने वाले भी थे, लेकिन कुछ जो थे वो ये इस आंदोलन में शामिल होने वाले वो भी थे जो आसपास नहीं रहते थे, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा सुंदर दृश्य था वो, मतलब बहुत ही अच्छी वैली थी घूमने के लिए, टहलने के लिए, देखने के लिए, पर्यटन के लिए, आप जो भी समझ सकते हो। उस वैली को कटने से बचाने के लिए वहां के लोगों के साथ साथ वहां पे उस वैली को बचाने वाले में वहां के आसपास रहने वाले भी नहीं थे, मतलब दूर दूर के लोग भी थे जो नहीं चाहते थे कि साइलेंट वैली को खत्म किया जाए। ठीक है, यह संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा था। मतलब ये वैली जो है क्यों काटी जा रही थी, इसको क्यों समाप्त किया जा रहा था? क्योंकि वहां पे क्या किया जा रहा था, एक जल विद्युत मतलब एक बांध, पानी वाला जो बांध होता है उसको वहां पे बनवाया जाना था, इस वजह से इसको समाप्त किया जा रहा था। ठीक है, अब नदी कौन सी थी? कुंतीपुड़ा नदी थी। ठीक है, तो इस ये जो संघर्ष चला था, मतलब इस वैली को बचाने के लिए, बचाने का जो संघर्ष चला था वो 10 वर्षों तक चला था। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादक को पत्र, समाचार पत्रों में लेख, सेमिनार, अंत में न्यायालय में याचिकाएं और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। इस प्रकार आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा। तो मतलब इसको बचाने के लिए क्या कि सिर्फ आंदोलन ही नहीं किया गया, जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, कई संपादकों, संपादक का मतलब जो न्यूज़पेपर वाले लोग होते हैं जो पत्र को न्यूज बनाते हैं और उस पे अखबार पे छापते हैं, तो उनको पत्र लिखे गए। ठीक है, और सेमिनार किए गए और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, कई सारे काम किए गए इस वैली को बचाने के लिए। तो समझ में आया साइलेंट वैली आखिर क्या थी, कहाँ थी? तो ये केरल के कहाँ की थी? पालक्कड़। ठीक है, पालक्काड़ जिले की थी। अब आगे चलते हैं, ये है हमारी हेडिंग 2.3। ये कह रहे हैं विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु। संभवतः आपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेशों में रहते हैं। तो मतलब अब प्रकृति की सैर का मतलब शुरुआत में हमने आपकी बुक में ही देखा था, प्रकृति की सैर की थी जहाँ पे हम देख रहे थे कुछ जीव जो है वो जमीन में है, कुछ जीव पानी में है, कुछ आसमान में है। तो इस तरीके से हमने जब देखा था तो भिन्न भिन्न परिवेश में रहते, भिन्न भिन्न परिवेश का मतलब हुआ कि अलग अलग जगह रह रहे थे, कोई कहीं रह रहा है तो कोई कहीं रह रहा है। तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया गया है। मतलब अब हमने जो तालिका बनाई थी तो हमने यहाँ पे देखा था कौन सा जंतु जीव जो है किस तरीके से चलता है और चलने के दौरान कौन से उनके अंगों का यूज हो रहा है, ये हमने देखा था। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? क्वेश्चन आता है क्या जो हमारे जंतु है उनकी गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? तो भाई निर्भर तो करती है, बिल्कुल निर्भर करती है। उदाहरण के रूप में हम मछली और बकरी को लेते हैं। ठीक है, मछली को ले रहा है और बकरी को ले रहा है। मछली जल में रहती है, बिल्कुल सही बात है। जल में गति करने के लिए इसके पास धारा रेखित मतलब स्ट्रीमलाइन शरीर है और पख है जिसको हम फिन्स कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं। बकरी घास खाने वाले क्षेत्रों में रहती है और टांगों की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होती है। भाई क्या कहते हैं, ये जो हमारी मछली है धारा रेखित शरीर है। अब धारा रेखित शरीर का मतलब इस तरीके की आकृति,
इस तरीके की आकृति को हम कहते हैं धारा रेखित शरीर। ठीक है, आगे से इस तरीके से कॉर्नर, पीछे से इस तरीके से कॉर्नर, और ये क्या है, ये इनके फिन्स है, मतलब पंख दिए गए हैं। ठीक है, इनकी इनकी सहायता से ही ये क्या करती है, तैरती है। ठीक है, और ये इसके चलने का तरीका क्या है, पंखों से तैरती है, पानी में रहती है। अब ये दूसरा जो हमारा दिया गया है, बकरी दी गई है। बकरी के पास क्या होती है, टांगे होती हैं। कैसी जगह पे रहती है भाई, ये ऐसी जगह पे रहती है जहां पे उसको घास 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 वास उपलब्ध हो सका है। ठीक है, अपने पैरों से चलती है, मतलब जमीन पे रहती है। ठीक है, ये तो कैसे, ये यही बात यहाँ पे लिखी है, टांगों की सहायता से भूमि पर चलती है और अपने पंखों की सहायता से पानी में तैरती है। ठीक है, ये बात यहाँ पे दिखाई गई है। ये हमारे यहाँ पे विभिन्नता दिखाई गई है दो जीवों में, मछली में और बकरी में। अब क्रियाकलाप हमारा 2.10 आता है। ये कह रहे आइए तुलना करें और विश्लेषण करें। तालिका 2.6 को देखें, श्याम पट पर के जैसी एक तालिका बनाएं। अब उन पौधों और जंतुओं के नाम की सूची बनाएं जिन्हें आप या आपके सहपाठियों ने इन स्थानों पर देखा है अथवा जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप उदाहरण और भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे तालिका जो है वो हमारी दी गई है, आप यहाँ पे इस तालिका को देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु और पौधे। तो यहाँ पे मरुस्थल में जैसे हमारा ऊंट पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में क्या होते हैं हमारे, देवदार का वृक्ष होता है, ऊंचे ऊंचे होते हैं देवदार के वृक्ष। महासागर में क्या पाई जाती है, मछली पाई जाती है। जंगल में शेर पाया जाता है। मरुस्थल की बात करते हैं तो मरुस्थल में और क्या पाया जा सकता है। ठीक है, ऊंट के अलावा यहाँ पे मरुस्थल में और क्या पाया जा सकता है, बताओ जल्दी। तो मरुस्थल में पाए जाने वाले जानवर कुछ है हमारे ऐसे हैं जो हमारे क्या बोलते हैं, जमीन जमीन तो वो भी है, मतलब कि वो नॉर्मल जगह पे भी रह सकते हैं। जैसे कि हमारे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, सांप लिख सकते हैं। ठीक है, लोमड़ी लिख सकते हैं। ठीक है, और लकड़बग्घा लिख सकते हैं। ठीक है, छिपकली लिख सकते हैं, बिच्छू लिख सकते हैं। ठीक है, ये कई सारे चीजें जो है मरुस्थल में पाई जाती हैं। अब पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने ये सारी चीजें जो है लिख ली हैं। ठीक है, तो मरुस्थल में कौन कौन से पाए जाते हैं, हमने क्या बताया था आपको। ऊंट तो लिखा ही हुआ है, सांप, लोमड़ी, छिपकली, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। पर्वतीय क्षेत्र में क्या क्या पाए जाते हैं, देवदार का वृक्ष यहाँ पे लिखा हुआ है, ओक, चिरपीन, मेपल। ठीक है, ये कुछ हमारे वृक्ष हैं, ये वृक्षों के नाम है। ठीक है, महासागर में कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, मछली हुआ, व्हेल हुआ, शार्क हुआ, जेलीफिश हुआ, सील हुआ, कई सारे जानवर हैं मतलब जंतु हैं जिनका आप नाम लिख सकते हो। जंगल में कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, शेर, बाघ, हाथी, लोमड़ी, लकड़बग्घा। ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो है हमने तालिका में भर दी। आगे चलते हैं, इन्होंने कहा है विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में क्या अवलोकन है। ठीक है, आपने अवलोकनों पर सहपाठियों के साथ चर्चा करें। ठीक है, हम जैसे कि बात करते हैं भाई, ये जो है सिर्फ पानी में ही रह सकती हैं, इस वजह से पानी में रहते हैं। शेर की बात करते हैं, शेर है, बाघ है। ठीक है, ये जंगल में इसलिए रहते हैं क्योंकि इनको शिकार करना होता है। ठीक है, अब शिकार इंसानों का शिकार करने आते हैं तो उनको भगा दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, फिर वापस से जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो ये ऐसी जगह पे रहते हैं जहां इनको आसानी से शिकार मिल जाए। ठीक है, हाथी की बात करते हैं, हाथी जंगल में क्यों रहता है भाई, जंगल में क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। हाथी तो शिकार करता नहीं है। ठीक है, तो वो जंगल में इसलिए रहना पसंद करता है क्योंकि उसको खाने के लिए पेड़ पत्ती आसानी से मिल जाती है। और ये जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले ये जो वृक्ष हैं, ठीक है, ये पहाड़ों पे उगने वाले वृक्ष हैं। ठीक है, और इसलिए, और ये जो होते हैं, इनकी संरचना जो होती है इस तरीके से होते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी कुछ अलग ही होता है। ठीक है, और ये लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे होते हैं। ठीक है, ये अपने अनुकूल वातावरण के कारण ही यहाँ पे रहते हैं। और ये ऊंट है, सांप है, और लोमड़ी है, बिच्छू है, ये जो होते हैं इनको अन्य जानवरों की अपेक्षा पानी की जरूरत कम पड़ती है, इस वजह से ये मरुस्थल में भी रह लेते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे बोला है तालिका 2.6 में आप देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं से भिन्न है। मतलब वही बात है कि क्या शेर पानी में रह सकता है, तो आंसर हो जाएगा नहीं रह सकता है ना। ठीक है,
वो नहीं रह सकता है, इस वजह से वो पानी में नहीं रहता है। ठीक है, और क्या, हाथी जो है, हाथी को पानी में खेलना पसंद है, पर पानी में रहना नहीं पसंद है। हाथी पानी में नहीं रह सकता है। हाँ, खेलता है, कूदता है, सब कुछ करता है, पर पानी में जैसे मछली रहती है वैसे नहीं रह सकता है। इस वजह से हाथी पानी के अंदर नहीं रहता है। ठीक है, तो जिसका जैसा शरीर वो वैसे ही काम करता है, यही क्या है, इनकी विभिन्नता है। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है, कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी के पौधों को देखा था। माया बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार के वृक्षों को देखा है। साथ ही उसने यह भी बताया कि ये वृक्ष स्वांगाकार होते हैं। इनकी शाखाएं जो होती हैं वो लचीली होती हैं और झुकी हुई होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो हमारी था एलेक्स, एलेक्स ने बताया था कि उसने नागफनी के पौधों को देखा है। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम दिखाया गया है, नागफनी का दिखाया गया है, ये कुछ इस तरीके के पौधे होते हैं जिनमें छोटे छोटे से, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कांटे निकले होते हैं। असल में अगर बात की जाए इन कांटों की, तो ये कांटे नहीं है, ये जो हमारे पौधे हैं, ठीक है, इनकी समझ लो ये पत्तियां होती है। पत्तियां क्या करती है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम आपको बता देते हैं। पत्तियां जो होती है, जो हमारे नॉर्मल पेड़ होते हैं, ठीक है, इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं रंध्र। और इन छिद्रों से क्या होता है कि भाई, सबसे पहली बात तो यही सुन लो, पत्तियां जो होते हैं पेड़ का खाना बनाती हैं, और इनसे वाष्पोत्सर्जन भी होता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पानी जो होता है वो उड़ता भी रहता है। ठीक है, तो ये जो पानी उड़ता रहता है, अब मरुस्थल में क्या होता है, पानी की कमी होती है। अब अगर इन पौधों में पत्तियां होंगी तो यहाँ से तो पानी उड़ेगा, वैसे भी पानी कम, और इनमें पत्तियां जो है, पत्तियों से भी पानी उड़ रहा है, तो ये पौधे तो मर जाएंगे। तो ये पौधे क्या करते हैं, अपने वातावरण के अनुसार ही खुद को क्या कर लेते हैं, अनुकूलित कर लिया है इन्होंने। इसीलिए मरुस्थलों में क्या होते हैं, इस टाइप के कांटेदार वाले वृक्ष ही पाए जाते हैं। नागफनी हुआ, क्रैक्टस हुआ, ये सारे पौधे जो होते हैं ये मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो ये पत्तियां जो होती हैं खुद को कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेती हैं, जिससे क्या होता है, इनमें वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो नहीं होता है। मतलब पौधों में पानी की कमी जो होती है वो नहीं आने पाती है। और रही बात, पत्तियां नहीं है तो क्लोरोफिल कहाँ से आएगा, तो इनका तना ही हरा होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती रहती है, क्योंकि पत्तियां हरी होती है हमारी। और खाना भी कौन बनाती है, जहां क्लोरोफिल होगा वही खाना बनेगा, और क्लोरोफिल होता है पत्तियों में। तो अब पत्तियां तो है नहीं इसमें, तो क्लोरोफिल इनके तनों में ही होता है। तो मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है तना ही करते हैं, मतलब खाना जो बनाते हैं, स्वयं का जो भोजन बनाते हैं वो तना ही बनाते हैं। ठीक है, तो पत्तियां क्यों नहीं होती है ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं ये देवदार वृक्ष की, जिसको देखा था माया ने। ये कहते हैं कि भाई, मैं जब हिमालय कहाँ गई थी, हिमालय ही गई थी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसने इस तरीके से शंकु का आकार कैसा होता है, इस तरीके का आकार जो होता है वो शंकु का आकार होता है। इसने कह रहे हैं कि, ये कह रहे हैं मैंने शंका आकार के वृक्ष देखे, जो ऊपर से इस तरीके से पतले, नीचे चौड़े होते हैं, और इनके तने जो होते हैं इस तरीके से झुके होते हैं। ठीक है, ये समझ लो हमारा क्रिसमस का पेड़ कुछ इस तरीके से होता है। तो क्रिसमस का पेड़ समझ लो ऐसे ही होता है, जो शंकाकार होता है, मतलब शंकु के आकार में होता है। ठीक है, इसमें झुकी हुई पत्तियां होती हैं। ये पेड़ जो होते हैं दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं उसमें ऐसे ही वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे लिखा है, यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न है। तो हमने देखा, दो जगह की बात की, एक जगह थे कांटेदार क्या कहते हैं पौधे, एक जगह थे शंक्वाकार पौधे, और दोनों जो थे जगह, एक जो पर्वतीय क्षेत्र था, दूसरा जो था मरुस्थल, जहाँ पानी की कमी थी। पर्वतीय क्षेत्र में पानी की कभी कमी होती ही नहीं है, और ठीक है, तो इसलिए वातावरण अलग होने की वजह से वहां क्या हुआ, वातावरण अलग होने की वजह से वहां के उगने वाले जो पौधे हैं वो भी अलग हो गए। ठीक है,
अब यहाँ पे लिख रहे हैं, आइए पता लगाते हैं ऐसा क्यों है। तो ये कह रहे हैं एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्र की जैव विविधता से अलग क्यों है। तो ये बात तो हमने आपको बता ही दी, ठीक है। वहां मरुस्थल है, यहाँ मतलब मरुस्थल नहीं है, यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है। इस वजह से क्षेत्र जो है अलग होने की वजह से वहां की चीजें भी अलग हुई हैं। अब ये कह रहे हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम जल उपलब्ध होता है। ये सब हमने आपको समझा दिया, लेकिन पढ़ लो, ठीक है। बहुत कम जल उपलब्ध होता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म होता है, रात्रि में अत्यधिक ठंडे होते हैं। इसलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थितियों में रह सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के मांसल तने जल को संग्रहित कर लेते हैं और उन स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधों की सहायता करते हैं। मतलब ये जो होते हैं मरुस्थल में रहने वाले जो पौधे होते हैं, इनके तने जो होते हैं मोटे होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, खुद को इन तनों में पानी ग्रहण करने की क्षमता होती है, ठीक है। मतलब इस वजह से क्या कर लेते हैं, जब इनको जितना जरूरत पानी होता है उतना यूज कर लेते हैं और फिर ठीक है, मतलब परिस्थिति के अनुसार वहां पे ये रहने लायक खुद को बनाते हैं। सीधी सी बात ये है जो आपको समझाया था। अब आगे चलते हैं। इन्होंने कहा बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः हिमपात होता है। मतलब बहुत ठंडे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वत वाली जगह है जहाँ पे हिमपात होता है। हिमपात का मतलब जहाँ पे बर्फ गिरती है, ठीक है, जहाँ पे बर्फ गिरती है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है, बल्कि आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्षों की शंखाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती है। तो एक बार फिर से इस चीज को देख लो। तो यहाँ पे इस टाइप के वृक्ष जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मोस्टली ऐसी जगह पे जो जरूरी पाए जाते हैं जहाँ पे हिमपात होता है, मतलब बर्फ गिरती है। भाई जब बर्फ यहाँ पे गिरती है, अब गिरेगी तो पौधों को छोड़ थोड़ी ना दोगे, पौधों पे की गिरेगी। अब पौधों पे गिरेगी तो इस तरीके की आकृति है, जैसे कि आप यहाँ पे आप खड़े हो, अब इस तरीके की छत है, तो आप यहाँ से गिरोगे तो लुढ़क के नीचे ही आओगे ना। अगर ऐसी छत होती तो आप ऊपर ही पड़े रहते, ठीक है, आपके ऊपर बर्फ गिरती रहती या आप फिसलते नहीं। लेकिन आप ऐसी छत पे हो तो आप लुढ़क के नीचे ही आओगे ना। तो इनकी पत्तियां भी थोड़ी झुकी हुई हैं इस तरीके से। अब जब बर्फ गिरती है तो वो लुढ़क के कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है, जिससे इनके ऊपर बर्फ जो है जमने नहीं पाती है, ठीक है। और ये खुद को जीवित रखने में, खुद को जीवन समझ लो, खुद का जीवन बचाते हैं इस तरीके से। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों की जैव विविधता विभिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है। मतलब जैसा वहां का वातावरण, वैसे ही उस वातावरण के हिसाब से खुद को ये ढाल लेते हैं। ढाल क्या लेते हैं, वैसे वातावरण में ही ये उगते हैं इस तरीके के पौधे। आगे चलते हैं। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊंट और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊंट, ठीक है। देखिए इन दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई देता है, इनके अंतरों के कारण ऊँटों को क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ पे दो जगह के ऊँट दिखाए गए हैं, ठीक है। ऊँट तो दोनों ही है, ठीक है। ये ऊँट कहाँ का है, देखो यहाँ पे चित्र में देखिए, ये वाला ऊँट जो है राजस्थान के गर्म स्थान में रहने वाला, मतलब गर्म स्थान पे रहने वाला ऊँट। राजस्थान में क्या होती है, बहुत गर्मी होती है। और ये लद्दाख, लद्दाख क्या है, ठंडी जगह है। ये के मरुस्थल में रहने वाला ऊँट। रहते दोनों ही मरुस्थल में, एक जगह बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और एक जगह बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो इसके तो बेचारे के बहुत ही कम बाल हैं, ठीक है। पर इसके जब बाल देख रहे हो, इसके बहुत ही ज्यादा बाल है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी है। तो खुद को बचाने के लिए यहाँ पे भगवान ने इनको क्या कर दिया है, इनके साथ क्या किया भगवान ने, इनको बहुत सारे बाल दे दिए ताकि इनका शरीर गर्म रहे, ठीक है। अब यहाँ पे गर्मी है तो इनके बाल जो है भगवान ने बहुत ज्यादा कम दिए हैं ताकि ये खुद के शरीर को थोड़ा ठंडा रख सके। और इनको बाल इसलिए ज्यादा दिए ताकि ये अपने शरीर को ज्यादा गर्म रख सके। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे एक और वर्ड बोला गया है, खुर की बात की गई है। तो यहाँ पे खुर में कुछ डिफरेंस बताया गया है जिनको हम पढ़ेंगे। इनके खुर में क्या डिफरेंस है, इनके खुर में क्या डिफरेंस है, चलिए देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है गर्म मरुस्थल के ऊंटों के पैर लंबे होते हैं जिनमें चौड़े खुर होते हैं, ठीक है।
तो गरम मरुस्थल, इनके जो खुर होते हैं चौड़े होते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इनके पैर जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, इनके खुर जो होते हैं चौड़े होते हैं, इनके पैर जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कहा है, एलेक्स ने साझा किया कि उसकी दादी ने बताया था कि ऊंट के लंबे पैर और चौड़े खुर ऊंटों को रेतीली मरुस्थल की रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल के ऊंटों की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल के ऊंटों की तुलना में छोटे होते हैं, और ये छोटे पैर उन्हें ठंडी पहाड़ी मरुस्थल क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाती है। तो हमने यहाँ पे सारे अंतर देख लिए। क्या देख लिए, एक बार हम फिर से देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए। जब इस टाइप के मतलब इनसे क्वेश्चन बने तो आप आसानी से बिना लर्न किए, बिना याद किए आंसर को दे सको। भाई ये है गर्म स्थान के मरुस्थल में रहने वाला ऊंट, और ये है ठंडे स्थान के मरुस्थल में रहने वाला ऊंट। गर्म स्थान का मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। ठंडे स्थान का मरुस्थल कहाँ है? लद्दाख में। ऊंट तो दोनों ही है। ये इस ऊंट की खासियत क्या है भाई? इसके जो है बाल कम है ताकि ये अपने शरीर को ठंडा रख सके। इस ऊंट में क्या है? इसके बाल ज्यादा है ताकि ये अपने शरीर को गर्म रख सके। ये तो रहा पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है, इसके पैर जो होते हैं, इसके खुर जो होते हैं वो लंबे होते हैं ताकि ये रेत में धंसे ना, आसानी से दौड़ सके और चल सके। और इसके पैर जो होते हैं इसके इसकी तुलना में जो होते हैं, इसके पैर जो होते हैं वो छोटे होते हैं, इसके पैर लंबे होते हैं। ठीक है, और इसके खुर भी छोटे होते हैं ताकि ये आसानी से चल सके इसमें। ठीक है, और अपना काम मतलब दौड़ भाग सके, जो भी है यहाँ पे आसानी से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। अब ये कह रहे हैं मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता। ऊंट अपने कुबड़ में भोजन संचित करते हैं। गर्म स्थानों के ऊंटों में एक कुबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायक होता है। ठीक है, तो मरुस्थलीय परिस्थितियों में क्या होता है कि भोजन जो है सहजता से उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पे आप कुबड़ देख रहे हो, ठीक है। ये क्या करता है? ऊंट, यहाँ पे पानी की कमी होती है, जब इसको पानी मिल जाता है ना तो भर लेता है। ठीक है, अब आराम से खाना पानी जो भी है इसको यहाँ पे इकट्ठा कर लेता है, और जब भी भूख लगती है तो यहाँ से निकाल के अपने मुंह में लाता है, जुगाली करता है, फिर खाता पीता है अपना, मतलब खुद से ही खुद का पेट भरता रहता है, ये काम करता है। अब यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं। ठंडे मरुस्थलों के ऊंटों में दो कुबड़ होते हैं, तो हमने यहाँ पे देखा दो कुबड़ होते हैं। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता, और उस समय उन्हें कुबड़ों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं, जो लद्दाख की बर्फीली मौसम में उनको जीवित रहने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे इसको इसको तो इसके ऊपर होता है एक, ठीक है, जो इसमें अपना खाना और पानी जो भी होता है संचित कर लेता है, खाता पीता रहता है। पर यहाँ पे ठंडियों में क्या होता है कि भाई ज्यादा गर्मी से ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है खाना पानी मिलने में, तो ये क्या करते हैं, इसलिए भगवान ने इनको दो कुबड़ दिए हैं। ठीक है, इसका एक ही कुबड़ है, इसके दो कुबड़ है, तो ये दोनों ही कुबड़ों में क्या कर लेता है, अपना खाना पानी जो भी है भर लेता है, फिर धीरे धीरे और सर्दियों के अंत में क्या करता है, अपना खाना पानी जो है यहीं से निकाल के में लाता है, खाता है, फिर अपने पेट में वापस भेजता है। ठीक है, आया समझ में? यही इनका काम है, और मौसम के हिसाब से भगवान ने इनके शरीर को विकसित विकसित किया है, ये समझ लो। ठीक है, मरुस्थल में ऊंटों को जीवित रहने में कौन सी अन्य विशेषताएं सहायक हो सकती हैं? और बाल के बारे में तो हमने ऑलरेडी बता दिया है। तो इन्होंने कहा है, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अवलोकनों को साझा करना आरंभ कर दिया। ठीक है, और राजस्थान की रहने वाली काशी ने बताया या कहा कि ऊंट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं, और उनका गोबर सूखा होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता है। तो कुछ जानकारी जो है ये क्लास के बच्चे उन्होंने दी, ठीक है, क्लास के बच्चों ने दी। ये जानकारी क्या दी है? तो वही राजस्थान की रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था काशी। उसने बताया कि भाई ऊंट जो होती है, बहुत ऊंट जो होता है वो बहुत कम सुसु करता है। ठीक है, और साथ में जो गोबर करता है वो उसका गोबर भी सूखा ही होता है, क्योंकि पानी की कमी होती है।
पानी की कमी से भाई सुसु भी कम हो रही है और उसका गोबर भी सूखा निकल रहा है और पसीना भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ऊंट को पसीना नहीं आता है। चूंकि ऊंट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते हैं, इसलिए बिना जल पिए भी वे कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है, माया ने नीलगिरी के शोला वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांग रोडोडेड्रान के विषय में बताया। ठीक है, तो माया ने क्या देखा? 16 वन में, ठीक है, माया ने क्या देखा? 16 वन में नीलगिरी के 16 वन में लाल फूल दिखे, जिनका नाम क्या है? बुरांग है। क्या नाम है? बुरांस है, सॉरी बुरांग बोल रही हूँ बार बार, बुरांस है। ठीक है, ये एक दो बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो माया ने क्या देखा? नीलगिरी के शोलावन में लाल फूल, जिनको क्या बोला गया? बुरांस, और इसका दूसरा नाम क्या है? रोडोडेड्रान। ठीक है, क्या नाम है? रोडोडेड्रान। ठीक है, केविसेन ने बताया, उन्होंने बताया कि मान जाओ जस नहीं चाहिए, नहीं नहीं मिलेगा, जाओ। उसने बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है। क्या बताया उन्होंने? ये जो पेड़ है लाल फूल वाले, इनकी ऊंचाई जो होती है कम होती है, उनके पत्ते जो होते हैं छोटे होते हैं, ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवा में जीवित रह सके। मतलब ज्यादा बड़े पत्ते होंगे तो ज्यादा हवा लगेगी, जिससे वो गिर जाएंगे। तो पत्ते जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ताकि वो तेज हवा को झेल सके और जीवित रह सके। फिर सिक्किम के रहने वाली पेमा जो थी, उसने बताया कि उसने पास के पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे देखे हैं। तो भाई अब यहाँ माया कह रही है कि मैंने नीलगिरी के शोला वन में देखा कि वहां जो लाल फूल वाले बुरांस पौधे जो थे, उनकी लंबाई जो है छोटी है। अब सिक्किम के रहने वाली ये जो पेमा है, उसने बोला कि भाई हमारे यहाँ की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, वहां के बुरांस के पौधे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। अब यहाँ भी बुरांस है, यहाँ भी बुरांस है। जैसे ऊंट की बात की थी, ऊंट दो जगह था, लद्दाख में था, राजस्थान में था। ऊंट ये भी था, ऊंट ये भी था। ये इसकी लंबाई ऊंची थी, इसकी लंबाई कम थी, इसके बाल नहीं थे, इसके बाल थे, मतलब इसके बाल थे कम थे। ठीक है, इसके पैर बड़े चौड़े थे, इसके पैर छोटे थे, ठीक है, कम चौड़े थे। ठीक है, तो मतलब वातावरण के हिसाब से इन दोनों में डिफरेंस था। ऐसे ही यहाँ पे सिक्किम और नीलगिरी के पौधे नाम सेम है बुरांस, लेकिन लंबाई में फर्क हमें देखने को मिल रहा है। तो यही बात बोली गई है, भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। मतलब अब उनको जीवित तो रहना ही है भाई। हम क्या बोलते हैं कि हम जैसी परिस्थिति में जीवित रहते हैं तो उसी के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। जैसे कि हम रहने वाले ठंडी जगह के, अब हमको रहना पड़ रहा है कहीं गर्म जगह पे, तो हमको ढालना ही पड़ेगा खुद को उस हिसाब से। ठीक है, फिर अब यहाँ पे लिखा है, सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि वह एक विशेष प्रकार के समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ कहाँ गया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया। कहाँ गया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया। वहां उसने महासागर में विशाल व्हेल, रंगीन मछलियां देखी। ठीक है, तो कहाँ गया था? आप यहाँ पे ये पेड़ देख सकते हो, ये भी सिक्किम का बुरांस है, जो कि काफी बड़ा है। और यहाँ पे फूल आप देख सकते हो, यहाँ पे पिंक कलर के फूल हैं। ठीक है, तो कौन बात कर रहा था? सागर कह रहा था, मैं अपने मम्मी पापा के साथ अंडमान और निकोबार गया। वहां मैंने समुद्र में, महासागर में क्या देखा? बहुत बड़ी बड़ी वेल्स देखी, रंगीन मछलियां देखी। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का धारा रेखी शरीर उनके लिए जल में तैरना आसान बनाता है। अब धारा रेखी शरीर हमने क्या बताया था? धारा रेखी शरीर का मतलब इस तरीके की आकृति, इधर बीच में चौड़ा होता है और साइड में इस तरीके से कॉर्नर बने होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की आकृति को हम धारा रेखी शरीर कहते हैं। इससे क्या होता है? तैरना आसान हो जाता है। इस टाइप की जो आकृति होती है किसी जीव की, तो उसके लिए तैरना आसान होता है। ठीक है, और इसीलिए हमारी नाव जो होती है, हमारी बोट्स जो होती हैं, ऐसी ही तो बनाई जाती हैं ताकि उनके लिए तैरना आसान हो जाए। ठीक है, हमारे शिप होते हैं वो इसी शेप में तो बनाए जाते हैं ताकि उनके लिए तैरना आसान हो जाए।
ठीक है। तो ये जो हमारी आकृति होती है इसको धारा रेखित बोलते हैं। फिर यहाँ पे बोला है हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो उन्हें वहां जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। मतलब अब किसी भी जंतु हो, कोई भी जानवर हो, उनके शरीर में अगर वो विशिष्टता पाई जा रही है जो कि दूसरे जानवर में नहीं है, तो वो विशेषता इसलिए है ताकि वो उस वातावरण में रह सके। ठीक है, खुद को जीवित रखने के लिए उसके शरीर में विशेषताएं आ जाती हैं। ठीक है, ये विशेषताएं विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। तो ये ऐसा नहीं है सिर्फ जंतुओं में भी होता है, ये पेड़ पौधों में भी होता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज क्या है, अनुकूलन। मतलब जैसी परिस्थिति वैसे ही हमने खुद को उसमें ढाल दिया। ठीक है, हम ठीक है, ऊंट का हमने उदाहरण देखा, जैसा माहौल वैसे ही भगवान ने हमको वहां पे बना दिया। तो मतलब ऊंट ने उस जगह से, मतलब ऊंट ने वहां पे क्या कर लिया, अनुकूलन कर लिया, खुद को रहने के लिए, खुद को जीवित रहने के लिए अपने मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। तो ये ऊंट का क्या हुआ, अनुकूलन हुआ। मतलब मतलब परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेना ही अनुकूलन होता है। जैसे कि आप कहीं गए हो, ठीक है, आप बहुत खुश थे, आप बहुत खुश हो, ठीक है, आपने सोचा, मान लो आप फर्स्ट आए, ठीक है, फर्स्ट आए, ठीक है, आप बहुत खुश हो, मैं अपने घर में जाऊंगा और सबको बताऊंगा जाके कि मैं फर्स्ट आया, फर्स्ट आया, फर्स्ट आया। लेकिन आप अपने घर में पहुंचे तो आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ चुकी थी। ठीक है, आपने क्या किया, आप अपनी खुशी जो है भूल गए। ठीक है, अब आपने देखा कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम आई हुई है, तो आप भी दुखी हो गए। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने घर की परिस्थिति में खुद को अनुकूल बना लिया। ठीक है, मतलब आप उस परिस्थिति में अनुकूलित हो चुके हो। ठीक है, समझ गए, इस चीज को ऐसे समझ लो। फिर यहाँ पे बोला है देवदार के पेड़ का आकार जो होता है और बुरांश की ऊंचाई ऐसे अनुकूलन हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम है। भाई देवदार के पेड़ जो होते हैं काफी लंबे होते हैं, बुरांश की ऊंचाई जो होती है कम होती है। ठीक है, सिक्किम में जो होते हैं लंबे होते हैं, बहुत लंबे नहीं होते हैं। जो नॉर्मल पेड़ होते हैं, आम आम वगैरह, इतने इतने बड़े होते हैं। ठीक है, बहुत लंबे नहीं होते हैं। पर देवदार के पेड़ जो होते हैं काफी ज्यादा लंबे होते हैं। तो मतलब जैसे पर्वतीय क्षेत्र में जीवित रहने के सक्षम बनाते हैं। तो भाई जो चीज जहाँ जैसी होनी चाहिए उस हिसाब से भगवान ने उसको ऐसा अनुकूलन दिया है। ठीक है, वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उनका आवास कहलाता है। तो ये चीज भी आपको पता ही होनी भाई, हम जहाँ रहते हैं वही तो हमारा घर है। आवास का मतलब क्या होता है, घर होता है। तो हम जहाँ रहेंगे, जहाँ जंतु रहेंगे वो जंतुओं का आवास, जहाँ पौधे रहेंगे वो पौधों का आवास होता है। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समुद्र है या महासागर है। ऊंट का आवास ठंडा या गर्म मरुस्थल है। बुरांश का आवास क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। पौधे और जीव जंतुओं का आवास क्या है, पौधे और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए क्या देता है, भोजन देता है, जल देता है, वायु देता है, आश्रय मतलब रहने का स्थान देता है, अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो भाई हम जहाँ रहते हैं वहीं तो हमें हर चीज मिलती है। भाई आप अपने घर में रहते हो, घर में ही तो खाना मिलता है, कोई पड़ोसी थोड़ी ना दे जाता है आपको खाना, पड़ोसी नहीं देता है ना। घर में ही खाना मिलता है, घर में ही पानी मिलता है, घर में ही हवा मिलती है, घर में ही लेटते हो, घर में ही सोते हो, सब कुछ घर में ही तो करते हो। तो घर क्या है, आपका आवास है। तो आवास क्या होता है, जहाँ हमें जरूरत की सारी चीजें मिलती हैं, वही हमारा आवास होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बोली गई है। आगे हमारे वैज्ञानिक का परिचय दिया गया है जिसको हम कल पढ़ाएंगे। आज की क्लास जो है काफी ज्यादा लंबी हो गई है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, साथ में हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारी वीडियोस को शेयर कर देना। ठीक है।